हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल लॉजिकल। तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वेरियस रीजंस की वजह से न्यूज़ में है, एंड दैट इज़ नेटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, व्हाट वाज द हिस्ट्री एंड द रीज़न ऑफ इट्स फॉर्मेशन, और इसका इंडिया एंड वर्ल्ड पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये टॉपिक जीएस मेंस पेपर 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी बहुत बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन डिस्कशन करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करें, एंड द क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ दीज 3G20 countries that form TRIOCA for 2022. These are the options. You can pause the video and comment the answer in the comment section. और जिसको आंसर नहीं पता है मैं वीडियो के एंड में आंसर दे ही दूंगा, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड। सो व्हाई इट इज़ इन न्यूज़? फर्स्ट रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द रशिया एंड द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। सेकेंड रीज़न इज़ द प्रोटेस्ट इन द फ्रांस एंड द जर्मनी। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस और जर्मनी में नेटो के अगेंस्ट इकोनॉमिक रीजंस की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट का रीज़न है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, जैसे कि फ्यूल, फूड, इन सब के प्राइसेस इस समय रिकॉर्ड हाई पे हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डॉलर के कंपैरिजन में यूरो काफ़ी डिवैल्यू हो चुका है, और जैसे जैसे विंटर आ रहा है उनको इस बात का भी डर सता रहा है कि हाई गैस प्राइस और फ्यूल प्राइस का इम्पैक्ट उनकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में होम हीटिंग के लिए गैस का यूज़ किया जाता है, जो कि मेनली रशिया से आती थी, और अब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन तोड़ देने की वजह से गैस सप्लाई एकदम बंद हो चुकी है, जिसका इम्पैक्ट आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट बताते हैं कि दुनिया इकॉनमी पे चलती है, और जब इसका इम्पैक्ट आम लोगों की जेब पर पड़ता है तो फिर चाहे कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो या फिर कोई एडवांस सोसाइटी ही क्यों ना हो, वहाँ पर लोग क्वेश्चन करेंगे ही। वी विल नो अबाउट द नेटो, इट्स फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो अपने मेंबर स्टेट्स को कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूनियन नेशंस। इसे वॉशिंगटन ट्रीटी ऑफ अप्रैल 1949 के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रीटी से पहले 1948 में एक ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल साइन की गई थी, जिसमें कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व थे जैसे कि बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, एंड दैट ट्रीटी वाज कंसीडर्ड एज द प्रीकर्सर ऑफ द नेटो एग्रीमेंट। ये नेटो कंट्रीज़ का मैप है, इसमें देखेंगे कनाडा, यूएसए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो भी आसपास हैं कंट्रीज़, और अगर उन्होंने नेटो एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है तो उन्हें नेटो कंट्रीज़ या फिर नेटो मेंबर बोला जाता है। जब नेटो एग्जिस्टेंस में आया था तब बहुत ही कम कंट्रीज़, मेनली वो कंट्रीज़ जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के सराउंडिंग में थी। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, जो कि लगभग ये सारी कंट्रीज़ यूएसएसआर के अंदर थी, लेकिन फिर नेटो धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपना मेंबर बनाते चला गया, और यही रीज़न है नेटो और रशिया के कन्फ्लिक्ट। नाउ हाउ नेटो केम इनटू एग्जिस्टेंस। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखना होगा, विच विल कनेक्ट ईच एंड एवरी डॉट्स लेटर। नेटो की फॉर्मेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप में बहुत डिवास्टेशन हुआ। ऐसे हालात हो गए थे कि लोगों के पास ना ही ढंग का खाना था और ना ही रहने की जगह बची थी। इस वक्त वेस्टर्न यूरोप इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रीली बहुत वीक हो चुका था। यूरोपियन सोसाइटी, शहर, परिवार सब बर्बाद हो चुका था। वहाँ रिफ्यूजीज़ कैंप की हालत बहुत ही डिटोरिएटिंग थी। सोसाइटी को रिबिल्ड करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करना शुरू कर दिया, जिससे बेसिक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। एक तरफ जहाँ यूरोप सरवाइव करना चाह रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर अलग अलग देशों में
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से यूरोप में एक बार फिर से सिक्योरिटी कंसर्न डेवलप हुआ। ऐसी सिचुएशन में यूएस यूरोप की मदद करने के लिए आगे आता है, जिससे यूरोप में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। इस यूरोप रिकवरी प्लान को मार्शल प्लान के नाम से जाना गया। इस प्लान में यूएस ने इकोनॉमिक एड दिया, जिससे यूरोप की म्यूचुअल रिकवरी फास्ट हो सके। लेकिन बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्हें सोवियत एक्सपेंशन की वजह से सिक्योरिटी की चिंता थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सी वेस्टर्न यूरोप की डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मिलिट्री कॉपरेशन के लिए ग्रुप बनाती हैं, जिसे वेस्टर्न यूनियन बोला गया, और 1949 में यही ग्रुप बाद में नेटो फॉर्म करती है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। करंटली देयर आर 30 मेंबर्स इन नेटो। ये सारे इसके नाम हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको ये बताना है कि लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सा है जिसने नेटो को ज्वाइन किया और उसने किस ईयर में किया। अगर इस लिस्ट में भी ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और जिसको आंसर मिल जाए वो कमेंट सेक्शन में लिखे। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, जिससे और सभी को सही आंसर पता चल जाए। So now what are the objectives of the NATO? There are two objectives. First is political and the second is the military objective. पहला ये है कि नेटो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। It also solves problems, build trust and prevent conflict among the members as well as any external country who is threatening the sovereignty of the member state. The second is military objectives. NATO is committed to peaceful resolutions, and if the diplomatic effort fails, it has the military power to undertake crisis management operations. और इसमें ये क्लॉज है कि किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर अटैक पूरे नेटो कंट्रीज़ पे अटैक माना जाएगा, एंड ईच एंड एवरी कंट्री विल रिटेलिएट अगेंस्ट दैट कंट्री। सो अभी तक हमने नेटो के फॉर्मेशन और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि नेटो रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाह रहा था, सो दैट उसका इन्फ्लुएंस यूरोपियन कंट्रीज़ पर और बढ़ सके। इसके साथ साथ वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर प्रो सोवियत गवर्नमेंट लाना चाहता था, जिससे यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो मानता था कि कम्युनिज्म स्प्रेड होने से यूरोप का अपना यूनिक कल्चर ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट और सोवियत का रिलेशन डिटेरियोरेट होता चला गया, विच इवेंचुअली लेड टू द कोल्ड वॉर। नाउ रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। After the disintegration of USSR in 1990s, many independent countries came into existence. There were around 15 new countries formed, such as Russia, Ukraine, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan, etc. But due to the Cold War, NATO keep on expanding towards the east of Europe, which was seen as security threat by Russia. तो ये मैप है। पहले यूएसएसआर काफ़ी बड़ा होता था। 1990s में जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये सारी न्यू कंट्रीज़ फॉर्म हुई, बट लेटर मैनी ऑफ दीज स्मॉलर नेशंस जॉइन नेटो, विच रशिया ऑब्जेक्टेड टू इट बिकॉज रशिया हैज़ ऑलवेज सीन नेटो एज इट्स एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। और दूसरा रीज़न ये था कि आपस में इन कंट्रीज़ और नेटो की एक अंडरस्टैंडिंग थी कि रशिया अपनी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी छोड़ देगा और सभी यूरोपियन कंट्रीज़ की सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करेगा, एंड इन रिजल्ट नेटो विल स्टॉप इट्स ईस्टवर्ड एक्सपेंशन टुवर्ड्स द रशिया। लेकिन नेटो कंटिन्यूस रशियन इन्फ्लुएंस की कंट्रीज़ को मेंबर बनाता चला गया। बट व्हेन यूक्रेन ट्राइड टू जॉइन नेटो, इट एनेक्स्ड अ पार्ट ऑफ यूक्रेन विच इज़ कॉल्ड क्रीमिया। ये यूक्रेन का मैप है, रशिया इधर है, और ये पार्ट जो देख रहे हैं ये क्रीमिया है। ये पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, बट 2014 में इसे रशिया ने एनेक्स करके अपनी टेरिटरी का पार्ट बना दिया। रशिया के बहुत बार वार्निंग देने के बाद भी जब यूक्रेन नहीं माना, देन 2022 में रशिया ने यूक्रेन को डीनाजीफाई करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया। आफ्टर द मिलिट्री एक्शन, रशिया एनेक्स्ड these part of Ukraine as well. These two parts are known as Donetsk and Luhansk.
सो अब हमने रशिया, यूएस एंड नेटो के भी कन्फ्लिक्ट के बारे में जान लिया है। अब देखते हैं कि जो नेटो की अलायंस हैं, जो नेटो के अपने मेंबर्स हैं, इनके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। द फर्स्ट इज़ हाउ टू शेयर मिलिट्री बर्डन एंड मेंटेन बैलेंस अमंग नेटो मेंबर्स। बहुत से कंट्रीज़ का लोगों को मानना है कि ये लोगों का टैक्स्ड मनी है और इस मनी को फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए नेटो के ऊपर, जो कई बार ऐसे मिलिट्री एडवेंचर्स करता है जिसका कोई भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे अफ़गानिस्तान, इराक एंड लीबिया में नेटो ने मिलकर रिजीम चेंज किया। एंड द लास्ट इज़ नो कन्वर्जेंस ऑन डिसीजन मेकिंग इन मैटर्स रिलेटेड टू रशिया, मिडल ईस्ट एंड चाइना। So after knowing about the NATO and the conflict between the NATO, Europe, Ukraine and Russia, now we will know how Russia and Ukraine crisis has impacted India and the world. So पहला है surge in fuel and gas prices. It has direct impact on cost of commodities. जैसे कि पेट्रोल गाड़ी में यूज़ होगा, गाड़ी किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करके फल सब्जी को लेके पहुंचाएगी। अगर यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। जब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे तो यहाँ पे जो हमें पहले 100 रुपये का सामान मिलता था वो मे बी 120 का मिलेगा। दैट वे फ्यूल एंड गैस हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज़। दूसरा पॉइंट है वीट एंड सनफ्लावर ऑयल। रशिया एंड यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं सनफ्लावर ऑयल एंड वीट के, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही है। So there is a disruption in the supply and demand of these commodities, जिसकी वजह से आम लोगों की जेब पर असर पड़ा है। There is also a fear of small nuclear escalation that may start chain reaction and can have spillover effect on other countries as well. Here is the answer of the question. So the answer is D, जिसका आंसर था इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया। इस समय G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है, इससे पहले इटली के पास थी, और अगले साल 2023 में इंडिया G20 को प्रिसाइड करेगा। ट्रायोका रेफर्स टू द टॉप ग्रुपिंग विद इन द G20 दैट कंसिस्ट ऑफ करंट, प्रीवियस एंड द अपकमिंग प्रेसिडेंसीज। ट्रायोका इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ G20 एजेंडा। 2023 का ट्रायोका जो फॉर्म होगा उसमें इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील होंगे। नाउ दैट विल एंड आवर डिस्कशन हियर। प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, इट विल हेल्प दिस चैनल टू ग्रो। थैंक यू वेरी मच।